Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर रहता है अगर आप एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं। ये वाली जो सीरीज रहेगी ये आप चाहे अगर नीट एस्पिरेंट है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है, अगर आप किसी अदर एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के, हरियाणा बोर्ड के या फिर अदर स्टेट के, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हर जगह आता है, काफी स्कोरिंग चैप्टर होता है, आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो जब आप करेंगे तो मुझे लगता है अगर आपको चैप्टर समझ आएगा तो आपका ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या है इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूंगी कि हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में ब्रॉडली हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से चलना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, इस फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, बट अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन का काम करें तो 3 चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा थर्मोडायनेमिक, एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है उस पे अभी हम 5 मिनट बाद आएंगे। सबसे पहले ना मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ चैप्टर के शुरू में कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और अगर आसान भाषा में हम पूछे कि हम इस चैप्टर से सीखे क्या, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या थी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, या फिर आसपास की चीजों में, तो हम समझ नहीं पाते कि अरे हमने चैप्टर पढ़ लिया पर ये कहाँ काम आ रहा है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हर चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बैठ के सोचा करो कि भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ काम आता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो देखिए क्या है कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर जो है ये बेसिकली इस चीज से डील करता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट। ठीक है, मैं एक कंपनी खोलना चाहती हूँ, ठीक है, और उस कंपनी में मान लीजिए कि मैं एक्सट्रैक्शन का काम करना चाहती हूँ, मेटल की ओर से मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, और मैं ले आई हूँ भाई हाईटेक चीजें फलाना ढिमका, और पता ही नहीं है मुझे कि जो मैं करना चाहती हूँ उसमें वो मशीनें, इतनी महंगी महंगी मशीनें काम आएंगी भी कि नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने ये चीज तो कंसिडर ही नहीं किया कि मैं जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ उसमें मैं मेथड क्या लगाने वाली हूँ, एक्सट्रैक्शन होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो आसान भाषा में कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर किस चीज से डील करता है, ये डील करता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मेन ऊपर से मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। फिर आते हैं हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इस चैप्टर ने इतनी अट्रैक्शन अटेंशन क्यों गेन करी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स ये बता देता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इक्विलिब्रियम इस चीज से डील करता है कि व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या रहेगा। ये कह रहा है कि रिएक्शन हो गई, ये बता रहा है कि रिएक्शन कितने हद तक होगी, कौन से समय पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है। ठीक है, अगर रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल के चीजें कंसीडर करते हैं, कंपेयर करते हैं। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम हमें क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बता रहा है। और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये चैप्टर डील करता है किससे, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन अगर हो रही है कितना समय लेगी, टाइम कितना लेगी, 30 मिनट्स में कितना हो जाएगी, या 30 मिनट्स में अगर हो रही है तो उस समय उसका रेट क्या है। तो यानी कि क्या
इंपॉर्टेंस है इन तीनों चैप्टर की आप समझे। थर्मो बता रहा है कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इक्विलिब्रियम बता रहा है कि कितने % होगी, कितना कंप्लीट करेगी नहीं करेगी, क्या रहेगा उसका हिसाब किताब। काइनेटिक बता रहा है कि किस रेट से, किस स्पीड से होगी, कितने समय में हो जाएगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसमें से ये जो हमारे 2 चैप्टर होते हैं थर्मो और इक्विलिब्रियम, इसको हम पढ़ लेते हैं क्लास 11th में। और जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसको हम पढ़ते हैं कब, क्लास 12th में, ठीक है। तो अभी हम 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, थर्मो रहेगा। थर्मो काफी बड़ा चैप्टर होता है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आएंगे और क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्लियर है। तो अगर कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है बच्चा तो वो प्लेलिस्ट में जाके केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ सकता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया कि क्या थर्मोडायनेमिक्स हमें जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, थर्मोडायनेमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है उसका। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में कि वेदर द रिएक्शन विल अक्कर और नॉट। ठीक है, तो बिना देरी करे हम चैप्टर को शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना हमारे आसपास बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कोई समुंदर है या कोई नदी है तो सूरज की रोशनी से क्या होगा कि वो इवापोरेट हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। हो सकता है कि मैंने अपनी एक्टिवा के अंदर पेट्रोल डलवाया और कोई केमिकल प्रोसेस हुआ, उससे मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट हुई और मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाई। तो कई बार क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि उस केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस से कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है, वो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है ना, अगर रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा कि बॉन्ड टूटे होंगे। प्रोडक्ट जब बना होगा तो नए बॉन्ड बने होंगे। तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग के दौरान भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो हमारे प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर हमारे प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी ऊर्जा, इसको हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। एनर्जी के पास वो ताकत है कि इसको हम यूज करके कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क डन कर सकते हैं अपने लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। हीट क्या है, हीट क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। तो एनर्जी की और भी अदर फॉर्म्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, रेडिएंट एनर्जी हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है। थर्मो मीन्स जो है, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। और हीट क्या है, हीट फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, गति। तो अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म्स होती रहती हैं, उनका इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो जाएगी, दूसरी फॉर्म तीसरे में चेंज हो जाएगी, और इसी फॉर्म के अदल बदल के चक्कर में एनर्जी के हम अपना काम भी साथ साथ करते चलते हैं।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है हमारी वो ब्रांच साइंस की जो किस चीज के बारे में स्टडी करती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जीज की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करती है और साथ ही साथ उनके इंटर कन्वर्जन को भी स्टडी करती है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने कोई बैटरी ले ली, ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या है कि बैटरी के अंदर हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई और उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, मैंने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और अपना जो भी काम है उसको कर लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी घड़ियां, हमारे घरों में लगे हुए इन्वर्टर, ये सब जो है हमारे क्या होता है, ड्राई सेल बैटरीज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने अपने एक्टिवा के अंदर क्या किया, फ्यूल डलवाया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट से मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है। हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस को यूज करते हैं जो क्या करते हैं, वर्क डन को करवाते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस को करवाते हैं हीट से। उन डिवाइसेस को हम इंजन्स कहते हैं। तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे सेल्स हो गए, बैटरीज हो गई, इंजन हो गया, बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही होती है अपने आप को, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल टर्म्स के बारे में, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जिनको हम आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। स्पेशली सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, बट मैं 10 मिनट तक इस ग्रीन मार्कर के बारे में तुम्हें बताती रहूं या इसके बारे में मैं कुछ भी बोलती रहूं, ठीक है, अंट। तो इस समय जिसको मैं कंसिडर कर रही हूं, जो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, ठीक है, ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। मान लीजिए मेरे पास क्लास है जिसमें 30 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं और उसमें से मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चा है राहुल, उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस समय मैं जिससे बात कर रही हूँ या जिसके बारे में बात कर रही हूँ राहुल, वो मेरा क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो क्या हो गया, सिस्टम। और बाकी के जो 29 बच्चे हैं वो हमारे क्या हो गए, सराउंडिंग। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है। अब मैं चाय बनाने किचन में गई, मैंने क्या किया, पतीला लिया, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, जो चीनी डाला, सब कुछ डाल दिया। अब उस समय क्या प्रोसेस हो रहा है, मतलब भाप निकल रही है या टेम्परेचर में आसपास चेंज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे सिर्फ अपनी चाय पीने से मतलब है। तो जो चाय मैं बना रही हूँ वो मेरा क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उस समय वो क्या हो गया, मेरा सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम हमारा वो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर पार्ट होता है यूनिवर्स का जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब सिस्टम जो है ये तो कुछ भी हो सकता है ना। अब सिस्टम किससे बना हुआ है मुझे क्या पता, इट कैन बी एनीथिंग। और सिस्टम कोई पर्सन भी हो सकता है, सिस्टम कोई लिविंग नॉन लिविंग कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है, एक तरीके से एक ही फेज में, सिंगल फेज में है, तो मैं उसको कहूंगी कि वो सिस्टम मेरा होमोजीनियस है। और अगर बाय चांस ऐसा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम नहीं है, जो मेरा सिस्टम है वो एक से ज्यादा फेजेस में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, होमोजीनियस सिस्टम हमारा वो होता है जो हमारा सिर्फ एक ही फेज से मिलके बना होता है, जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम हमारे जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा फेजेस से मिलके बने होते हैं। अब जब मैंने सिस्टम की बात करी, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं वो हमारी कहलाएंगी सराउंडिंग।
क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं एक ही बच्चे से बात कर रही हूँ, 29 से नहीं कर रही हूँ, तो वो 29 क्या हो गए, सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये मिलके बनाता है यूनिवर्स। ठीक है, तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यूनिवर्स। मैं अर्थ के बारे में बात कर रही हूं, अर्थ क्या हो गया, सिस्टम। बाकी के प्लैनेट्स क्या हो गए, सराउंडिंग। सब प्लैनेट्स जो भी एस्टेरॉइड्स, एनीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सब, सन, मून, सब एवरीथिंग क्या हो गया, सराउंडिंग। और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स। क्लियर है। अब आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उसको छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या रहेंगी, सराउंडिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हमारा 3 तरीके का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम बात करें आइसोलेटेड की, तो कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, बट फिर भी हम 100% तो नहीं है, बट फिर भी उसके नियर अबाउट जो है उसको हम इंसुलेटेड मानते हैं। अब देखिए क्या है, अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये ओपन है। मान लो जो मैंने चाय बनाई, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बना ली, और चाय बनाने के बाद उस चाय को मैंने कप में डाल के रख दिया टेबल पे। मैं क्या देखूंगी कि जो मेरी चाय है वो उड़ेगी थोड़ा थोड़ा, मतलब मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। साथ ही साथ अगर मैं उसको 15 मिनट तक 20 मिनट तक ना पीऊं तो वो चाय ठंडी भी हो जाएगी, मतलब एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। इट मीन्स ऐसे सिस्टम जहां पर मैटर का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको किसी बॉक्स के उससे रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो अगर मेरे पास क्या हो रहा है, मैटर का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगी, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है कि मैंने जो चाय बनाई, मैंने उसको एक क्या किया, स्टील के कंटेनर के अंदर रख दिया जिस पर ढक्कन भी था। अब चाय तो नहीं उड़ पाएगी, बट हाँ ये है कि कुछ समय बाद वो चाय ठंडी जरूर हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपका सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट केस में क्या है कि आपका एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी क्या है, चालू है, एनर्जी बदल सकती है, एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट मैटर जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, फिर है आइसोलेटेड। अब मैंने क्या किया, उस चाय को मैंने थर्मस फ्लास्क में डाल दिया। अब थर्मस फ्लास्क में डालने से क्या हुआ कि ना तो चाय उड़ पा रही है, ठीक है, और ना ही चाय ठंडी हो पा रही है एक लंबे समय तक। अगर हमारे पास कोई परफेक्टली आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम होता तो जिंदगी में वो चाय कभी ठंडी ही नहीं होती। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो हाँ, ये हो सकता है कि वो चाय 3 घंटे 4 घंटे तक ठंडी ना हो, बट एक समय आएगा जब वो चाय ठंडी हो जाएगी। सर्दी के दिनों में ही मान लीजिए, जब हम गर्म पानी को डाल देते हैं थर्मस फ्लास्क में तो काफी समय तक वो गर्म रहता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बाद देख रहे हैं तो 2 दिन बाद भी पानी गर्म ही है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर क्या है, ना तो हमारे मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो ना तो इनमें मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही इनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा। क्या लिखा है, अ सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज मैटर, ना तो इसमें मैटर का एक्सचेंज हो रहा है
नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, और ना ही सराउंडिंग के साथ वो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स हमारे क्या कहलाएंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ सिस्टम को कि ओपन है, क्लोज्ड है या आइसोलेटेड है, एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ओपन, क्लोज्ड एंड नियरली आइसोलेटेड सिस्टम। देखो इन्होंने भी नियरली वर्ड का यूज किया है क्योंकि हमारा कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। अगर कहीं पे लिखा है ना कि परफेक्टली आइसोलेटेड मान लो, तो वो हमें हाइपोथेटिकली मानना पड़ता है। अब है पहला, ह्यूमन बीइंग। हम इंसान कैसे हुए? ओपन सिस्टम हुए, क्लोज सिस्टम हुए कि आइसोलेटेड हुए? देखिए अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैटर की, रेस्पिरेशन प्रोसेस ले लो। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? एयर को हम अंदर लेकर जा रहे हैं, तो एयर क्या है? मैटर। फिर CO2 को हम बाहर छोड़ रहे हैं, क्या है? मैटर। ठीक है, तो मैटर का एक्सचेंज हो पा रहा है। खाना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का ये मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब अगर हम बात करें किसका? एनर्जी का, तो अब देखिए गर्मी के दिन है तो हम क्या करते हैं, जब बाहर एटमॉस्फेयर में गर्मी है तो हमारी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, हम स्वेट करते हैं, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों की बात करें तो बाहर टेम्परेचर क्या है? कम, पर हमारी बॉडी गर्म रहती है और हीट निकल रही होती है बाहर से। तो आप खुद भी देखो, आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो तब भी हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और हीट निकल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी की फॉर्म में। तो मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और हमारा एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो जिसमें दोनों एक्सचेंज होते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम। तो हम क्या हो गए? हम हो गए ओपन सिस्टम। फिर बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ जो है, जाहिर सी बात है कि अर्थ में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें एनर्जीज का भी एक्सचेंज हो रहा है बाकी यूनिवर्स के साथ। तो अर्थ भी हमारा क्या हो गया? ओपन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, कैन ऑफ टोमेटो सूप। अब मैंने क्या किया, कैन ले ली जो कि क्लोज्ड है और उसके अंदर मैंने सूप को भर दिया। तो सूप उड़ के तो जा नहीं सकता बाहर, ठीक है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। बट हाँ ये है कि थोड़े समय बाद वो सूप ठंडा जरूर हो जाएगा गर्म से। एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है बट मैटर का नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद है आइस क्यूब ट्रे फिल्ड विद वाटर। हमने क्या किया, एक ट्रे ले ली आइस की और उसके अंदर पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो जाहिर सी बात है अगर बाहर रखूंगी ओपनली, फ्रिज में नहीं रख रही, पानी उड़ जाएगा, ठीक है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो गया, वो तो बिल्कुल ओपनली रखा है। फ्रिज के अंदर रखूंगी बर्फ जमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब बर्फ जमेगी टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम हो जाने से क्या होगा कि वो आइस, पानी जो है आइस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाने से। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, पानी को ट्रे के अंदर रख रहे हो तो पानी उड़ सकता है ना, थोड़ा बहुत अमाउंट में, भले थोड़े बहुत अमाउंट में उड़ रहा है, उड़ सकता है। और अगर वो पानी को आप बाहर रख रहे हो ट्रे में ही, तो वो पानी उड़ेगा अगर, तो जाहिर सी बात है एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। फ्रिज के अंदर रख रहे हो तब भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। फिर है अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट में सैटेलाइट खुलेआम घूम रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ओपन सिस्टम। मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। फिर है कॉफी इन अ थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क के अंदर, तो यानी कि हम मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? नियरली आइसोलेटेड सिस्टम। मैं आइसोलेटेड लिख रही हूं यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? हीलियम फिल्ड इन अ बलून। हमारे पास कह रहे हैं कि एक बलून है, उसके अंदर हमने हीलियम गैस को भर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि बलून क्या कर रहा है यहाँ पर? जब तक बलून फट नहीं रहा, बर्स्ट आउट नहीं हो रहा है, तब तक हीलियम गैस उसके अंदर स्टोर है। मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट डेफिनेटली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बलून है वो क्या है? एक रबड़ है, और रबड़ एनर्जी के एक्सचेंज को नहीं रोक सकता, टेम्परेचर के एक्सचेंज को नहीं रोक सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।